हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट आ चुका है 17 दिसंबर को। तो इसके लिए हमें क्या है, अब ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की आवश्यकता है। इसी चैनल पे हमने अभी तक किरण पब्लिकेशन का 13 प्रैक्टिस सेट, रुकमनी में 30 प्रैक्टिस सेट, खान सर की पुस्तक से लगभग 15 प्रीवियस ईयर और 5-6 प्रैक्टिस सेट यानी कि 20 उसमें भी, तो लगभग 50-60 आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो जाके सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा और रिवीजन को अच्छा कर लीजिएगा। तो आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 14 को। ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा सेट निकाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो पहला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयास करना, तो ये आता है। दूसरा है अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, तो ये नहीं आता है, ये मूल कर्तव्य नहीं है। तीसरा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए आदर्शपूर्ण विचारों का पालन करना, तो ये भी आता है। और भारत के संविधान संस्थान, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, तो ये सब आता है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 आता है, 2 नहीं आता है। इस प्रकार ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। हमें यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं आता है और पूछे कि मौलिक कर्तव्य जो है ये कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के क में आर्टिकल 51 क के अंदर जोड़ा गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उस समय जो था ये 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे तो 11 मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा वास्तविक मुगल शासक कौन था। तो उस समय वास्तविक मुगल शासक जो था ये राजकुमार शाहयार था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। उसके बाद शाहजहां गद्दी पे बैठ जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस तिथि को 284 सदस्यों वाले संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो कब किया गया था ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये संविधान दिवस मनाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फलों का अध्ययन जो हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है उसे डैश कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो फलों की खेती। हॉर्टिकल्चर यानी कि फलों की खेती। क्वेश्चन नंबर 5, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो ये किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है ये 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। किसके द्वारा किया गया था, तो प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस के द्वारा किया गया था। खुद्दीराम बोस को पकड़ के फांसी दे दिया जाता है और प्रफुल्ल चाकी डर से आत्महत्या कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गर्मी के दिन में आप अपनी कार को एक खुले हुए पार्किंग क्षेत्र में रखते हैं। कुछ घंटों के बाद आप देखते हैं कि कार के अंदर गर्मी भर गई है। यह परिघटना किस नाम से जानी जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सौर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 7, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो इसके राष्ट्रीय नेता कौन हो जाएंगे, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चंपारण नील आंदोलन ये कब का है, 1917 का है। और गांधी जी को कौन आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ला, ये भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डायनेमो क्या है। तो डायनेमो जो है ये आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे सेट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि डायनेमो क्या है। 9, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो उनके आंदोलन की पद्धति कैसी थी, तो वो राजवामबद्ध आंदोलन करते थे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य से निकलने वाले इंफ्रारेड किरणों को एक एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है।
तो सोलर कुकर में जो उपयोग किया जाता है दर्पण वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक देशी राज्य वर्ष 1946 में संविधान सभा के साथ सीधी बातचीत करना पसंद किया बजाय नरेंद्र मंडल के माध्यम से? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये बड़ौदा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 13, वेदों के प्रख्यात टीकाकरण सायन किनके शायन काल के अधीन फले फूले हैं? तो ये किनके शायन काल के अधीन फला फूला? तो विजयनगर राजा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 14, महामारी के दौरान सरकार डैश मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है? तो किसको कर सकती है? ये स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कहीं भी बेवजह घूमना, ये सब पे प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, क्योंकि महामारी होता है तो प्रतिबंध लगाना जरूरी होता है, जैसे अभी कोविड में लगाया गया था। 15, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए खास किसे निर्दिष्ट करता था? तो ये किसे निर्दिष्ट करता था? तो ये हो जाएगा डाक वाहक को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, बंदगान ए खास डाक वाहक। 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो नए राज्यों का गठन है, ये किस आर्टिकल का उपयोग करके बनाया जा सकता है? तो आर्टिकल 3 का। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो इनके द्वारा जो है विद्रोह कहाँ पे किया गया था? ये बम्बई में किया गया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो 1946 में नौसैनिकों के द्वारा बम्बई में विद्रोह किया गया था। 18, किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये कब बना था? 1880 में, लिट्टन के समय में बना था, लिट्टन। 19, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रभाव रखा गया था? तो इसमें क्या रखा गया था कि डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 20, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम जो है ये बनाया गया था सर चार्ल्स वुड के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लेकिन पूछे कि ये भारत में अंग्रेजी का जनक कौन हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का? तो ये लॉर्ड मैकाले था, इसको ध्यान में रखेंगे। 21, 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व यानी कि इन लोग के जो मतलब हेड होंगे यानी कि प्रधानमंत्री, वो कौन थे 1946 में? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 22, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो इन्होंने क्या किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अग्रदूत कौन था? तो ये इंडियन एसोसिएशन था, इसको ध्यान में रखेंगे। और आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। 1885, 28 दिसंबर। 23, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा ही उससे संबंधित नहीं है? तो इसमें किया गया है क्या कि 3 का जो पहला है 3 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 3 3 9 और 3 12। उसके बाद है दूसरा है 14 का स्क्वायर प्लस 14 यानी कि 196 प्लस 14 210 नहीं 210 आएगा, ये 220 नहीं आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और तीसरा है 111 यानी कि 121 प्लस 11 करेंगे तो 132 आ जाएगा। और पांचवा है कि 25 प्लस 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करके इसमें उसी टर्म को जोड़ा जा रहा है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये मैच नहीं कर रहा है। 24, 1971 में डिजाइन किए गए डैश को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। किसे माना जाता है? तो ये क्रीपर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसे पहला कंप्यूटर वायरस के तौर पे माना जाता है। 25, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो ये कौन सा कानून था? तो ये हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट, बिना अपील बिना दलील वाला कानून, रॉलेट एक्ट।
26 संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व है ये सिद्धू और कानू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 27 वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? तो वो कौन थे? वो बी.डी. सावरकर हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 28 होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश्य आंदोलन से ग्रहण किया था? तो इसको ग्रहण किया गया था आयरलैंड के आंदोलन से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और होम रूल का नेतृत्व किसने किया था आंदोलन का? तो बंगाल के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास के क्षेत्र में एनी बेसेंट। 29 रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो नाइट की उपाधि इन्होंने कब त्याग दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने अपने जो नाइट की उपाधि है उसे त्याग दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब का था? ये 13 अप्रैल 1919 का, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 30 एक निश्चित कूट भाषा में टीचिंग को GVZXSRMT लिखा जाता है, टेंडेंसी को GVMWVMXB लिखा जाता है। उसी प्रकार सिंबॉलिक को क्या लिखा जाएगा? तो सिंबॉलिक को लिखा जाएगा आपका HBNYLORX। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये कैसे लिखा जा रहा है? तो टी का लिखा जा रहा है G, ई का लिखा जा रहा है V, एन का लिखा जा रहा है M, यानी कि ऊपर जो दोनों कूट दिया हुआ है उसमें जो टर्म का मतलब है वो इसमें लिखना है। तो S का वैल्यू क्या दिया हुआ है? यहाँ पे H दिया हुआ है, Y का दिया हुआ है B, M का N, B का Y, O का L, I का R और C का X। तो यहाँ पे सबकी जो मतलब इसका जो वैल्यू है एक तरह से कि S का दिया हुआ है H, तो इसको पुट कर देना है यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 31 इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगी एनी बेसेंट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर यही पूछता कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला, तब हो जाती सरोजनी नायडू, लेकिन बस प्रथम महिला पूछा है तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। 32 स्वच्छ सर्वेक्षण नामक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किस राज्य में है? तो सबसे स्वच्छ शहर जो है वो है इंदौर। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 33 किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1920 में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 34 हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है उसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1817 में। 35 महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकलीफ का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? तो इसका प्रथम प्रयोग जो है ये किया गया था चंपारण के बिहार में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 1917 में गांधी जी आए थे 1915 में, और 1917 में पहला आंदोलन चंपारण के बिहार में किए थे, तो ध्यान में रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 36 भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? तो पहला जो सूती कपड़ा का मिल था इसके संस्थापक कावसजी नानाजी दाभर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और ये पहला मिल कब स्थापित किया गया था? 1854 में। 37 अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो अकबर के दरबार में कौन था इसमें से? तो ये हो जाएंगे अब्दुल समद। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पे अंदूर नहीं होगा, अब्दुल समद होगा। 38 बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये जो सोसाइटी की स्थापना है ये किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कब किया गया था? 15 जून 1784 में। 39 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की शुरू करने वाले थे, तो इसे किसने शुरू किया था? किस सोसाइटी के द्वारा ये शुरू किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत है ये किया गया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की शुरुआत की गई थी। 40
बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जो है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब किया गया था? 1927 में। ये भी ध्यान में रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। 41 बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 42 निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो इसमें मौर्य काल का मूर्ति शिल्प कौन नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मथुरा से प्राप्त खरी बुद्ध मूर्ति। ये मौर्य काल से संबंधित नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 43 स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति महराब प्रणाली का प्रयोग किया, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के मकबरे में किया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 44 समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख जो है ये मिलता है इलाहाबाद के अभिलेख में। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, तो इलाहाबाद के अभिलेख में समुद्रगुप्त को ही हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। 45 ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उसी कार्य को 18 दिन में। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो आइए देखते हैं। तो ये क्या है कि ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर ले रहा था? तो ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर ले रहा था, तो ए 20 दिन में पूरा करेगा, बी उसी काम को 15 दिन में और सी 18 दिन में। यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 180, यानी कि इसका एफिशिएंसी 9 का है, इसका एफिशिएंसी 12 का है और इसका एफिशिएंसी 10 का है। अब क्या बोल रहा है? बी सी के द्वारा 4 दिन काम किया गया, तो एक दिन में ये लोग 12, 10, 22 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 88 काम। तो अब बचा काम कितना है? तो 180 में से 88 को घटा देंगे, यानी कि 92 काम बचा हुआ है। अब पूछ रहा है कि 92 को ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा? तो 92 का काम है और इसका एफिशिएंसी 9 है, यानी कि एक दिन में 9 काम करता है। तो 92 को करने के लिए 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो राइट आंसर आएगा आपका 10 होल 2/9, क्योंकि ये कट नहीं हो सकता है, तो 10 होल 2/9। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 46 तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया था कहाँ पे? तो तृतीय बौद्ध परिषद जो है ये कहाँ पे हुआ था? ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसके द्वारा बुलाया गया था? अशोक के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे टोटल 4 बौद्ध परिषद होता है। पहला कहाँ पे होता है? राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो इसको ध्यान में रखना है। 47 संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? पेरुन देवनार के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरुन देवनार के द्वारा तमिल में महाभारत लिखा गया है। 48 जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह कौन था? तो कृषि विभाग की जो स्थापना है ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दीवान ए कोही उसका नाम था, दीवान ए कोही। इसको ध्यान में रखेंगे। 49 विजयनगर के सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया है वह कौन है? तो वो जो हो जाएंगे कृष्णदेव राय। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और इन्होंने ही जाम्बटी कल्याणम की रचना की है जो कि संस्कृत भाषा में है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 50 तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो ये किसके शासनकाल में हो जाएंगे? ये सैयद। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह जो था उसी के शासनकाल में थे याहिया सरहिंदी, जिन्होंने लिखा है तारीख ए मुबारक शाही। 51 औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था वे कौन थे? तो वो लोग जो थे वो गुरु नानक के अनुयायी थे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 52 दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किसमें होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है ये होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और ये दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में।
53 निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है खादर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 54 दो संख्याओं का लघुत्तम समापर्त्य यानी कि LCM 252 है और उनका महत्तम यानी कि HCF 14 है। यदि उनमें से एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो दूसरी संख्या होगी कितनी? तो LCM हमारे पास कितना दिया हुआ है? 252 दिया हुआ है। तो 252 इंटू 14 बराबर 28 इंटू एक्स। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? तो इसका फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो नंबर यानी कि x इंटू वाई। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? तो अब आ जाएगा 14 दूना 28 और 2 से 2 एकाएँ 126। तो ये 28 से कितना अधिक है? तो 126 में से 28 घटा लेंगे अपॉन 28 गुने 100। तो ये राइट आंसर आपका आएगा 350% अधिक है 126 28 से। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 55 कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो इसमें सर्वाधिक पुराना नदी तंत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये है आपका इंडो ब्रह्म यानी कि इंडो ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है ये सर्वाधिक पुराना है। 56 भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है कोयली और ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 57 कावेरी नदी की कुल लंबाई है। कावेरी नदी की कुल लंबाई जो है ये कितनी हो जाएगी? ये है 802 किलोमीटर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और कावेरी नदी को ही हम दक्षिणी भारत की गंगा भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 58 अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ये किसमें होता है? ये होता है ईस्ट में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे ईस्ट में जो होता है अलैंगिक जनन से मुकुलन होता है। 59 मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और हमारा भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री से गुजरता है? 82.5 डिग्री ईस्ट से। 60 इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान है, इक्वेशन है। सबको क्या करना है ना, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ईजी है। पहले क्या होता है बोर्ड मास जो आप लोग ने पढ़े होंगे ना, बस ये उसी का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 3 होल 3/5। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 61 कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई ये हो जाएगा 30 मीटर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 62 कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार झारखंड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और पूछे वैसे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 63 लमडिंग किस राज्य में स्थित है? तो लमडिंग जो है ये कहाँ पे है? ये है असम में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 64 भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? तो ये किस राज्य में होता है सर्वाधिक? ये होता है गुजरात में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 65 भारत की हिमानी झील कौन सी है? तो हिमानी झील जो है भारत की वो है सियाचिन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 66 किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जो जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पूछे भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। 67 निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 68 निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगद गुरु कहकर वर्णित किया गया था? तो ये किसे कहा गया था? ये कहा गया था आपका बंगाल का हुसैन शाह। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, बंगाल का हुसैन शाह। 69 एक समच चतुर्भुजकार मैदान की भुजा 122 मीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 240
मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो हमारे पास भुजा दिया हुआ है 122 मीटर, और ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, विकर्ण, यानी कि जो ये होता है डायगोनल, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल 240। तो फॉर्मूला क्या होता है दूसरा डायगोनल निकालने के लिए, तो D2 निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू रूट अंडर विकर्ण का जो पहला डायगोनल होता है D1 का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर माइनस डायगोनल का स्क्वायर बाय हाफ, तो 240 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। तो ये जो आएगा आपका डायगोनल 2, यहाँ से आएगा आपका 44। अब मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 इंटू 240 इंटू 44। तो राइट आंसर आएगा आपका 5280। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 70, अपाको खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, यह है रोम में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 71, इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है, तो इसमें कौन सा तथ्य असत्य है कि एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ये सही तथ्य है। दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया होती है। बाकी कार्बनिक यौगिक के विघटन से किण्वन की प्रक्रिया, ये भी सही है। और चौथा है किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सही नहीं है। 72, दृश्ययाम प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है, तो ये एक बार BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कौन सा रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है, ये हो जाएगा आपका हरा और पीला। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 73, निम्न में से कौन सा जानवर सर्वभक्षम है, तो इसमें कौन सा जानवर सर्वभक्षम है, तो ये हो जाएगा आपका चूहा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 74, पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो पचा हुआ भोजन जो है ये गुदा की दीवार के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 75, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है, तो ये कौन सी सहायक ग्रंथि है, ये है पेंक्रियाज। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पेंक्रियाज से क्या होता है कि एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं, तो इसे मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। 76, फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो ये होता है आपका ADP से ATP का संश्लेषण। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 77, ओजोन परत के रिक्तकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है, तो ये कौन सी किरण टकराएगी, पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इससे हमें क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है। 78, DNA में एक हेलिक्स की लंबाई होती है, एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है DNA में, तो ये होता है 34 एंगस्ट्रम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 79, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम डिफ्लेक्शन किसका है, तो ये है लाल रंग का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और सबसे ज़्यादा बैगनी का डिफ्लेक्शन है। 80, शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका माल्टोज। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 81, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव एंगल का जो माप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 82, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा कैसी हो जाती है, तो ये हो जाता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 83, स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वो प्रिज्म से गुजरेगा, तो कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होता है, तो ये हो जाएगा बैंगनी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 84, ऊर्ध्वपातन प्रकरण में क्या होता है, ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाती है, जैसे कि कपूर। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। 85, सोलेनॉइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, कहाँ पे होगा, तो ये अक्ष पे होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। याद रखेंगे सोलेनॉइड। 6, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को
स्वीकारा जाता है, तो ये किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसी को हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। 87 भारत का कौन सा राज्य भूगर्भिक ऊर्जा का उपयोग करता है? तो भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग कौन सा राज्य करेगा? तो ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 88 ऊर्जा का कौन सा स्रोत सूर्य से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा स्रोत है? तो पेट्रोलियम जो है ये हमें फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होता है, तो ये सूर्य का स्रोत नहीं है, ध्यान में रखेंगे। 89 किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो तारे जो होते हैं ये नाभिकीय संलयन के कारण स्वयं चमकते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 90 हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? तो ये कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 91 क्रिया की गति कब बढ़ेगी? तो क्रिया की गति जो है ये निकाय का तापमान कम करने पे बढ़ जाती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 92 ब्राइन क्या है? तो ब्राइन जो है ये NaCl का सांद्र घोल है, यानी कि नमक का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 93 अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा? ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसका जो है अग्निशामकों में के यंत्र में प्रयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। 94 डैश जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है। तो मृत प्लास्टर किसे कहते हैं? तो ये हम कहते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। 94 डैश जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है। तो हम किसे कहते हैं जला हुआ मृत प्लास्टर? तो ये कहते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 95 प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? तो प्रयोगशाला जिसमें एसिड वगैरह रखा रहता है वो किससे बनाया जाता है? तो वो सोडियम कांच से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 96 स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा और क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 97 निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? यह है फेहलिंग घोल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 98 सोम डैश ऋग्वैदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे। तो सोम किसके देवता थे? तो ये हो जाएंगे पौधों के देवता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 99 किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा उसकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? तो इसमें एक वैश्विक तंत्र कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार डैश से संबंधित है। तो आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी से संबंधित है। तो आज ही हमारा किरण पब्लिकेशन में सेट नंबर 14 कंप्लीट हुआ। फिर हम मिलेंगे नए सेट में, सेट नंबर 15 में। और हमने सोचा है कि अभी लगभग 22-23 दिन बचा हुआ है, तो एक नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है मार्केट में, वो भी हम लेके आप लोग को करवा देंगे जल्द ही जल्द। तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।